और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए अपने पास यूनिट सेकंड चल रही थी और मैंने तुमको बताया था कि जो श्रृंखला अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो मैंने तुमको बताया था नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बताया था? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और दूसरा बताया था मैंने अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर? ये 2 प्रकार बताए थे किसमें? श्रृंखला अभिक्रिया में। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए अपन ने कौन सा उदाहरण लिया था? नाभिकीय रिएक्टर। क्या लिया था? नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर को अपन दूसरे नाम से किससे जानते हैं? परमाणु भट्टी। किस नाम से जानते हैं? परमाणु भट्टी। और जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें अपन बात करेंगे परमाणु बम। किसके बात करेंगे? परमाणु बम। क्लियर? कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में तो किसका उदाहरण लेके चलते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। जो परमाणु भट्टी होती है उसमें अपने पास क्या कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया काम में आती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जो परमाणु बम होता है उसमें कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया काम में आती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया काम आती है। तो देखिए मैंने तुमको पहले बता दिया था कि नाभिकीय रिएक्टर में अपन कितने भाग होते हैं? 5। एक तो मैंने तुमको बताया था विखंडनीय पदार्थ। कौन सा बताया था? विखंडनीय पदार्थ। दूसरा मैंने तुमको बताया था मंदक। तीसरा बताया था नियंत्रित छड़ें। चौथा बताया था मैंने शीतलक। और लास्ट में बताया था परिरक्षक। क्या बताया था? परिरक्षक। क्लियर? इन 5 पार्टों के बारे में मैंने तुमको लिखवा भी दिया था और बता भी दिया था और समझा भी दिया था। क्लियर? आज अपन बात करेंगे कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और इसमें परमाणु बम क्या काम करता है, या परमाणु बम के ऊपर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का क्या काम है। क्लियर है सभी को? हेडिंग डाल लीजिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित दूसरी है ना अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए अनियंत्रित श्रृंखला में क्या होता है कि जब अनियंत्रित श्रृंखला में जब विखंडन होता है और विखंडन होने के पश्चात उससे जो निर्मुक्त ऊर्जा है, क्या है? निर्मुक्त जो ऊर्जा होती है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। क्लियर? क्या बोलोगे? कि अनियंत्रित श्रृंखला में विखंडन के पश्चात जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है या नियंत्रण नहीं होता है। किस पर? जो अपने पास अनियंत्रित श्रृंखला में जो निर्मुक्त हुई ऊर्जा है। कब? विखंडन के पश्चात। क्लियर? ये किस सिद्धांत पर काम करती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया? जो मैंने तुमको बताया था कि जो K>1 होता है, K>1, अगर K का मान 1 से अधिक है उस स्थिति में कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया काम में आती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया काम आती है। क्लियर? आगे बात आती है कि जब अपने पास अनियंत्रित श्रृंखला होती है और अनियंत्रित श्रृंखला में अपन देखिए जो K>1 है, K>1 है, जो K>1 है वो किस सिद्धांत पर? ये सिद्धांत है K>1 का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करता है? परमाणु बम पर। किस पर? परमाणु बम। K>1 सिद्धांत पर कौन सा काम करता है? परमाणु बम काम करता है। क्लियर? और परमाणु बम बनाने के लिए अपन किस किस का उपयोग करते हैं? एक तो अपने पास यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के 2 या 2 से अधिक। किसके? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के 2 या 2 से अधिक पिंड काम में लेते हैं। किसमें? परमाणु बम बनाने के लिए। क्लियर? तो परमाणु बम के लिए यूरेनियम 235 लेंगे और एक कौन सा लेंगे? प्लूटोनियम 239 के 2 या 2 से अधिक पिंड लिए जाते हैं। यूरेनियम पिंड जो होता है वो एक बहुत ही कैसा होता है? मजबूत धातु होती है। यूरेनियम कैसी धातु होती है?
मजबूत। यूरेनियम 235 जो कैसा होता है, ये एक मजबूत धातु होती है जिसके आवरण के अंदर पृथक पृथक होने के लिए, पृथक करने के लिए एक इनको निश्चित दूरी पर क्या करते हैं, रखा जाता है। किसको, यूरेनियम को, पिंड। क्लियर। क्योंकि यूरेनियम कैसी होती है, भारी धातु होती है, और भारी धातु होगी तो इसके जो पिंड होते हैं उनको पृथक पृथक दूरी पर रखा जाता है। क्लियर है सभी को। चलिए लिखिए अब इसमें लिखिए इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, निर्मुक्त ऊर्जा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, नहीं होता है। K ग्रेटर देन 1 इस सिद्धांत, K ग्रेटर देन 1 इस सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है, कार्य करता है। परमाणु बम के निर्माण में, परमाणु बम के निर्माण में, परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 ईंधन के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पिंड लिए जाते हैं, पिंड लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, पिंड लिए जाते हैं। यूरेनियम के पिंड, यूरेनियम के पिंड एक बहुत ही मजबूत धातु के आवरण के, धातु के आवरण के अंदर पृथक रूप से निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, इन पिंडों के बीच में, इन पिंडों के बीच में, इन पिंडों के बीच में एक न्यूट्रॉन स्रोत, एक न्यूट्रॉन स्रोत रखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए जब सामान्य विस्फोट पदार्थ में, जब सामान्य
विस्फोट, जब सामान्य विस्फोट पदार्थ में विस्फोट कराया जाता है, विस्फोट कराया जाता है, विस्फोट कराया जाता है, तो नाभिकीय ईंधन, तो नाभिकीय ईंधन यूरेनियम के पिंड, यूरेनियम के पिंड अंतः दिशा में गति कर प्रबल रूप से जुड़ जाते हैं, प्रबल रूप से जुड़ जाते हैं, तब इनका द्रव्यमान, तो अब ये जुड़ जाएंगे प्रबल रूप से, तो इनका द्रव्यमान जो क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो तब इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। तब न्यूट्रॉन स्रोत से प्राप्त न्यूट्रॉनों द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस बम का आवरण इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत किया जाता है, मजबूत किया जाता है, इतना मजबूत किया जाता है, जब तक विखंडन प्रक्रिया, अधिकतम पहुंच नहीं जाए, तब तक आवरण फटता नहीं है। फटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ये चलिए 1 किलोग्राम यूरेनियम नाभिक के लिए तो 1 किलोग्राम यूरेनियम नाभिक के लिए तो नीचे लिखिए 1 किलोग्राम में यूरेनियम नाभिक संख्या कितनी होती है, बराबर कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻26। और किसके लिए ले रहे हैं, कौन से नाभिक के लिए रहे हैं, यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम कितना होता है 235, तो कितना आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻24।
नोट डाउन करिए यहाँ तो। थोड़ा थॉटिकल पोर्शन है ये, इनको जब तक तुम पीछे से पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा थॉटिकल पोर्शन है, इसको पढ़ना ध्यान से। कुछ नहीं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेटेड है। अगर एक पहली चीज़ क्लियर हो गई तो दूसरी तो क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त ही लगता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ा करो। ऊपर का मिटा दूँ, चलिए। नीचे लिखिए, एक नाभिक से विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा। मैंने तुमको पहले भी निकलवा दी थी कि एक नाभिक विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा कितने के लगभग होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 235 के लिए भी निर्मुक्त ऊर्जा निकलवाई थी, नहीं निकलवाई थी मैंने पूरा, कि जो एम इनिशियल प्लस एम फाइनल वाला पोर्शन मैंने बताया था अभिक्रिया लेके, कि सभी का अपन ने क्या लिया था, द्रव्यमान लिया था, और द्रव्यमान लेके अपन ने पहले एम इनिशियल निकाला था और ये फिर किसका निकाला था, एम फाइनल का। तो तब अपने पास जो यूरेनियम 235 के लिए जो निर्मुक्त ऊर्जा है वो कितनी आई थी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक नाभिक विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो नीचे लिख देना, इसलिए 1 किलोग्राम यूरेनियम नाभिक 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम के विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी 1 किलोग्राम के लिए। देखिए ये तो है ही अपने पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू वो कितनी आई थी, उसके लिए कितनी होती है निर्मुक्त ऊर्जा, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -13 इंटू कितना है ये, 2.56 इंटू 10 टू की पावर 24 इंटू 10 टू की पावर 24। इसको हल कर लेना तो अपने पास आएगा 1.27 इंटू 10 टू की पावर 13 इंटू 10 टू की पावर 13 जूल। इसके लिए फिगर बना लीजिए।
ये होता है अपने पास न्यूट्रॉन स्रोत, न्यूट्रॉन स्रोत। ये तो क्या होता है अपने पास न्यूट्रॉन स्रोत, और ये होता है अपने पास सामान्य विस्फोटक पदार्थ, सामान्य विस्फोटक पदार्थ, सामान्य विस्फोटक पदार्थ। ये होता है अपने पास यूरेनियम 235। क्लियर। और ये जो अपने पास आवरण होता है वो कैसा होता है, भारी धातु, क्लियर। और ये क्या होता है, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 बना लीजिए सभी। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अपने पास अगला हेडिंग है कि नाभिकीय संलयन व इससे उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है। क्लियर। कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है तथा इससे उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन तुमको नाम से ही पता लग रहा होगा कि संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो देखिए नाभिकीय संलयन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक, क्या, जब कोई दो छोटे छोटे नाभिक या दो हल्के नाभिक किसी एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें दो हल्के हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। तथा जो अभिक्रिया उच्च ताप पर, तथा जो अभिक्रिया उच्च ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है, वो क्या, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तापायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। चलिए हेडिंग डालिए, नाभिकीय संलयन व इससे उत्सर्जित ऊर्जा। इसको अपने हाथों से एक बार पढ़ लेना और निकाल लेना। हेडिंग डालिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन व इससे उत्सर्जित ऊर्जा, इससे उत्सर्जित ऊर्जा। लिखिए इसमें, जब दो हल्के नाभिक, जब दो हल्के नाभिक परस्पर, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण, जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। उच्च तापों पर संपन्न अभिक्रिया ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है।
ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कि भाई जब दो हल्के नाभिक जब जुड़ेंगे तो एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। तो उच्च तापों पर संपन्न अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ताप नाभिकीय। क्लियर। अब इसके लिए अपन एक उदाहरण लेके चलते हैं और उदाहरण लेके और फिर इससे जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है। क्लियर। इसको अपन अब अगले वीडियो में देखेंगे कि पहले तो अपन उसका उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेके देखिए अपने पास जो ड्यूटेरियम वो बताया था ना मैंने, ट्राइटेनियम, उन तीनों को लेके एक साथ लेकर फिर जो इससे निर्मुक्त जो ऊर्जा वो ज्ञात करेंगे कि नाभिकीय संलयन में जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। क्लियर है सभी को। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना और निकाल के एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक, चल। देखिए अभी इसमें 1 मिनट का टाइम बच रहा है। देखिए मैं तुमको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर क्या करते हैं कि देखिए जब अपन भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम के साथ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कि जब अपन कोई भारी क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और उसका अपन ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, अपने पास ट्राइटेनियम प्राप्त होता है। और ट्राइटेनियम का फिर अपन पुनः क्या कराते हैं, ड्यूटेरियम के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया। तो देखिए पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास भारी हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, भारी हाइड्रोजन होगा, उसका अपन पहले किसके साथ कराते हैं, ड्यूटेरियम के साथ। और ड्यूटेरियम के साथ कराने के पश्चात अपन को क्या प्राप्त होता है, ट्राइटेनियम। क्या प्राप्त होता है, ट्राइटियम। क्लियर। भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम के साथ जब कराएंगे अभिक्रिया तो क्या प्राप्त होगा, ट्राइटियम। और ट्राइटेनियम का फिर पुनः अपन किसके साथ कराएंगे, ड्यूटेरियम के साथ। किसके साथ कराएंगे, ड्यूटेरियम के साथ कराएंगे तो हमें पास क्या प्राप्त होता है, एक हीलियम नाभिक प्राप्त होता है। हीलियम नाभिक। क्लियर। पहले किसका, भारी हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम के, दोनों की अभिक्रिया कराई, क्या प्राप्त हुआ, ट्राइटेनियम। ट्राइटेनियम का पुनः ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एक नाभिक प्राप्त होता है, जिस नाभिक का नाम क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। क्लियर। इन तीनों की अपने जब अभिक्रिया करेंगे तो अपने पास इससे निर्मुक्त जो ऊर्जा उसके लिए निकालेंगे 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम में, भाई 3 ड्यूटेरियम परमाणु में, कि उनके लिए अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, चलिए।